हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग राइबोसोम को कवर करेंगे और इस सेशन को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। राइबोसोम को हम लोग कोशिकांग नहीं कह सकते हैं, यानी ऑर्गेनली नहीं कह सकते हैं। इसे हम लोग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, छोटी संरचना कह सकते हैं, क्योंकि पूरे सेल में एक छोटी सी संरचना है ये, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा कि जितना बड़ा से बड़ा चीज़ होती है वो एक छोटी सी चीज़ पर डिपेंड करती है। मीन्स जैसे आपका घर बहुत बड़ा घर है, लेकिन आपको कहीं बाहर जाना हो तो एक छोटे से ताला लगा कर जाते हैं और पूरा घर की जिम्मेदारी उस ताले पे होती है। मीन्स बहुत बड़ा है लेकिन डिपेंड छोटे से ताले पे कर रहा है। जैसे हमारा शरीर इतना बड़ा है लेकिन एक छोटा सा बटन पे कर रहा है निर्भर। अगर कोई इसे ख़त्म कर दे, है ना, तो खल्लास। यानी कि आप जो पेन से लिख रहे होते हैं ना, वो एक बित्ता का पेन होता है, लेकिन वो छोटे से पॉइंट पर निर्भर करता है। अगर वो निकल जाए तो पेन का कोई काम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि पूरे सेल में अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति हो, यानी वो नहीं हो, तो पूरे सेल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पूरा सेल का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। और जब सेल का अस्तित्व नहीं रहेगा तो फिर हमारा क्या, हमारा नहीं आपका भी क्या, कुछ नहीं बचने वाला है। हमारा अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हमारा निर्माण कोशिका से ही है। और समझने के प्रयास कीजिएगा कि वो छोटी सी संरचना जो राइबोसोम, जो छोटी सी संरचना है, उसे हम ऑर्गेनली क्यों नहीं कहेंगे, समझिएगा। उसे कोशिकांग क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि राइबोसोम के ऊपर कोई कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेनलेस होती है वो, ठीक है। और ये छोटी संरचना होती है, तो इसे हम लोग कोशिकांग तो कहने वाला नहीं है। लेकिन बुक में या कहीं कहीं मेंशन किया हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है। इसको जॉर्ज पोलैट ने 1955 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहारे से देखा था, और वो बताया कि छोटी सी जो संरचना है वो उसे नाम दिया राइबोसोम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी छोटी छोटी डॉट के रूप में पाया जाता है, जहाँ पे भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये जो राइबोसोम को आप देख रहे हैं ना, इसे उपनाम के तौर पर हमें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। मेरे जहन में अभी भी एक सवाल आया कि सेल के न्यूक्लियस में राइबोसोम की असेंबली होती है या राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि सिंथेसिस होती है या असेंबली होती है। इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर नए आए हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा लीजिएगा। मेरा लिखावट थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं। अजीब को अजब कहते हैं और अजब में ही गजब छिपा होता है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी जीवों में लगभग पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम लोग देखते हैं क्या मेन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है। ये सारा परिचय आपको दे दिया गया है पहले। राइबोसोम की संरचना है ना, राइबोसोम किससे बना होता है, प्रोटीन और क्या, आरएनए से। समझिएगा, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। आखिर ये नहीं तो पूरा दुनिया नहीं, समझिएगा। आपके शरीर में हार्मोन से, एंजाइम है, सब क्या है, प्रोटीन तो है, प्रोटीन ही है वो। और ये प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रही है, ठीक है। तो राइबोसोम के बनने में भी प्रोटीन का हाथ है, समझिएगा। प्रोटीन, राइबोसोम की दो कंपोनेंट, एक प्रोटीन और एक राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन यानी कि दोनों लगभग 50-50% से मिलकर राइबोसोम की, है ना, निर्माण होती है। ध्यान रखिएगा कि यह दो उप इकाइयों में, मतलब क्या, सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे समझिएगा, ये राइबोसोम क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिटेल समझिएगा। और इसके बाद कुछ ऐसी जानकारी होगी जो शायद आप नहीं जानते हैं और बहुत लोग जानते भी होंगे, तो थैंक यू। देखिए, राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है ना, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो एक होता है लार्ज यूनिट यानी कि बड़ी, और एक होता है स्मॉल यूनिट यानी कि क्या, छोटी यूनिट। यानी कि बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट से मिलकर राइबोसोम की संरचना बनती है। और बड़ी यूनिट का जो साइज है वो 60 एस है, मतलब
60S है और छोटी जो है उसका साइज है 40S, ठीक है, 40S। ये एस क्या है? एस आपका है श्वेडबर्ग यूनिट, समझने की कोशिश कीजिएगा। एस क्या है? श्वेडबर्ग यूनिट है। मीन्स क्या कि यदि राइबोसोम को पानी में साइंटिफिक करते हैं तो उसमें वेट या साइज की वजह से वो पानी के अंदर बैठ जाता है, ठीक है। तो जो बैठ रहा है उसमें वजन की मात्रा ज़्यादा है और साइज भी बड़ा है, ठीक है। तो जो बैठता है उसका साइज बड़ा माना जाता है और जो तैर रहा होता है ना वो छोटी साइज़ की होती है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बड़ी साइज़ है ना, वो उसका साइज़ क्या है? 60 है और जो छोटी साइज़ है वो क्या है? 40 है। लेकिन अगर हम एक साथ राइबोसोम के स्ट्रक्चर ये दोनों मिलाकर देखते हैं तो कितना एस की है? 80S। फिर आप बोलेंगे कि सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी आप बताएं, ये बड़े वाला का साइज 60 है और छोटे वाला का 40, मीन्स 100 होना चाहिए था। फिर आपने बताया कि जब दोनों मिलते हैं आपस में तो इसका साइज क्या बन जाता है? 80 बन जा रहा है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मार्कर है, ठीक है, इसका साइज आप नोटिस कीजिएगा और इसका कैप निकाले और इसको बैक साइड में किए और फिर इसको ऐसे लगा दिए। जो आपने देखा पहले उसका साइज और अभी देखा उसका साइज, दोनों में अंतर है। लेकिन ये बड़ा है उससे, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ऑफकोर्स इसकी साइज़ छोटी हो जा रही है। मतलब क्या, ये मानिए 40 और इसको क्या मानिए 60। अगर दोनों यहाँ पे होती है तो 100 होगी, लेकिन दोनों आपस में क्या होती है ना, मिल रही है, तो ऑफकोर्स साइज़ क्या होगी? छोटा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि 60, 40, 80 कैसे हो जा रहा है। अगर नैनोमीटर में अगर बात करें तो नैनोमीटर में इसकी साइज़ क्या होती है? 25 है, ठीक है, 25 नैनोमीटर इसकी साइज होती है और इसलिए बहुत कोशिका के अंदर छोटी संरचना वाली है ना साइज है। अब हम एक झलक देते हैं कहाँ पे? राइबोसोम का प्रकार पे। राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है क्या 70S, दूसरी क्या है 80S, है ना। 70S वाले जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में, और 80S वाले यूकैरियोटिक में। अगर 80S का उप इकाई बात करें, मतलब सब यूनिट बात करें, तो 40 में और किस में? 60 में। बड़ा यूनिट क्या है? 60 है और छोटा यूनिट 40 है। दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? 80। अब यहाँ पर देखिएगा 70S में बड़ा यूनिट जो होगा वो 50 होगा और छोटा यूनिट 30 होगा। ये दोनों मिलाकर क्या होंगे, है ना, 80। अब अगर बात करते हैं कि 70S जो है वो बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, है ना, और बाकी जो 80S आप देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ से जो टॉपिक आने वाली है ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल बीपीएससी और दरोगा लेवल के सवाल इसमें ज़रूर आती है, ठीक है। कई बार बीपीएससी ने यहाँ से सवाल कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक सिद्धांत है जीवन का केंद्रीय सिद्धांत। जीवन का केंद्रीय सिद्धांत जो है वो फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में दिया था। मतलब राइबोसोम की खोज 1955 में हुआ और ये पोलैंड ने खोज किए थे, और 3 साल बाद फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत में बहुत ही खास बात बताएं, और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा ऑफ क्या लाइफ। और ये सिद्धांत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ में, यानी कि जीवन का केंद्रीय सिद्धांत में क्या बताया, तो ध्यान समझिएगा कि यदि डीएनए से यदि आरएनए बन रहा हो, है ना, यहाँ देखिएगा जो ब्लू लाइन आपका है वो देखिएगा, इसका तीर, ब्लू लाइन का तीर जो है वो इधर कवर कर रही है। तो डीएनए से यदि आरएनए बन रहा हो तो इस स्थिति को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इन इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन, और हिंदी में प्रतिलेखन बोलते हैं। कई बार सवाल आया है कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। यदि यही काम उल्टा हो रहा हो, आरएनए से डीएनए बन रहा हो, तो इसे बोलते हैं रिवर्स, टी से क्या ट्रांसक्रिप्शन, यानी उल्टा हो रहा है तो सिर्फ रिवर्स जोड़ देना है। यदि सवाल आए कि आरएनए से प्रोटीन बन रहा हो, है ना, आरएनए से प्रोटीन, तो इस स्थिति को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, यानी कि अनुवादन बोलते हैं। अनुवादन, ट्रांसलेशन बोलते हैं, समझिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट,
यदि कोशिका विभाजन के समय, एक सवाल आया था बीपीएससी में कि कोशिका विभाजन के समय यदि डीएनए अपना नकल बनाता है, अपना नकल करता है, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय डीएनए अपना डुप्लीकेट बना रहा होता है या नकल कर रहा होता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? जैसे अभी हमने सीखा डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, लेकिन एक स्थिति ऐसा भी है कि डीएनए से डीएनए, ठीक है, डीएनए से डीएनए अगर ये बना रहा हो, अपना नकल कर रहा हो, तो इसे रिप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि प्रतिकृति कहते हैं। इसे एक नाम और डुप्लीकेशन कह सकते हैं, है ना, या तो ये अपना डुप्लीकेट बना रहा है या रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। यदि आरएनए से आरएनए बना रहा हो तो इस स्थिति को भी हम लोग रिप्लिकेशन कहते हैं या डुप्लीकेशन कहते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है ना। डीएनए से डीएनए डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन मतलब आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये कई बार यहाँ से सवाल आ चुका है और इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं, है ना, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। और ये कौन दिए थे? तो ये दिए थे फ्रांसिस क्रिक ने दिए थे। कब दिए थे सवाल करेगा। अब थोड़ी सी जानकारी हम लोग डीएनए के बारे में करते हैं, ठीक है। डीएनए को क्या कहा जाता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, नाम सुने होंगे। आखिर डी क्यों लगाया गया भाई? तो समझिएगा, डीऑक्सी, है ना, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन की मात्रा इसमें क्या है, कम है, इसीलिए डीऑक्सी कहा गया। तो ये डीऑक्सी शुगर है, ठीक है। और आपने नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार अपने 4 सुने होंगे, उसमें से थाइमिन, समझिएगा कौन से बेस इसमें है? थाइमिन है, याद रखिएगा। और ये कैसा है, ठीक है, डीएनए कैसा है? तो ये द्विकिंडित है, मतलब डबल हेलिक्स के नाम से जाना जाता है, या नाम से क्या कहिए कि वो होता ही है ना। इसकी संरचना एक बार हम बताएंगे आपको डिटेल, और इसकी भी। तो कुछ थोड़ी जानकारी आरएनए की देखते हैं। आरएनए में एक ऑक्सीजन क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इसे राइबोज शुगर कहा जाता है। इसमें कौन से क्षार होते हैं? तो यूरासिल क्षार होता है, ठीक है, जिसे यू, और इसे क्या टी, थाइमिन को टी और यूरासिल को यू के, है ना, लेटर से संकेत किया जाता है। ये एकल कुंडलित है। चलिए अब देखते हैं आरएनए का प्रकार, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये किस प्रकार से प्रोटीन बना रहा होता है। आपने देखा कि आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है, तो कैसे? तो इसका विश्लेषण हम लोग अब समझेंगे, ठीक है। आरएनए का प्रकार यानी कि देखिए 3 प्रकार के होते हैं, है ना, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। पहला मैसेंजर, दूसरा अच्छा एम आरएनए, आर आरएनए, और क्या टी आरएनए। एम से मैसेंजर, आर से राइबोसोमल, और टी से क्या, है ना, ट्रांसफ़र। तो समझिएगा कि ये तीनों का जो नाम है, नाम से ही समझ में आ रहा है। एम आरएनए मतलब मैसेंजर, मैसेंजर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके पास कुछ मैसेज होगा। और क्या मैसेज होता है कि प्रोटीन ये कब और कैसे बनाने वाला है। दूसरी बात है कि एमिनो जो एसिड है, यानी कि बाहर से जो भी इनटेक हो रही है, ठीक है, तो उस स्थिति को ये जानकारी रखता है, ठीक है, इसीलिए इसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, ठीक है। आर आरएनए मीन्स क्या? आर मीन्स राइबोसोमल। अभी आपको हमने बताया कि आर आरएनए जो होता है वो राइबोसोम को निर्माण करने में योगदान अपना देता है, क्योंकि अभी आपको बताया यहाँ पे प्रोटीन और क्या आर आरएनए। तो आर से राइबोसोमल पकड़ लीजिएगा। टी आरएनए, टी से क्या ट्रांसफ़र, यानी कहने का मतलब है कि मैसेंजर आरएनए यदि पहचान लिया हो कि ये क्या है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जैसे एमिनो एसिड जो है उसको राइबोसोम तक ट्रांसफ़र करने का वो काम करता है, ठीक है। तो ये तीनों आप समझ गए होंगे, लेकिन इसके आगे चर्चा क्या समझिएगा कि एम आरएनए है, इसके पास क्या होता है कोडॉन, ठीक है, ये कोडॉन के रूप में काम करता है। मीन्स क्या? कोडॉन का मतलब है कि 3 नाइट्रोजिनस बेस, है ना, AUG। AUG मतलब समझ रहे हो ना, है ना, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, ठीक है। तो ये 3 के फॉर्म में काम करता है, तो 3 के फॉर्म में कर रहा है तो उसको कोडॉन कहते हैं, ठीक है। ये आरएनए क्या राइबोसोम को बनाने का काम करता है, और टीआरएनए क्या एमिनो अम्लों को कहाँ राइबोसोम तक पहुंचाता है,
और इसे एंटी कोडॉन भी कहते हैं, समझिएगा। mRNA को क्या कर रहे हैं, कोडॉन कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 के काम में कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा होता है वो tRNA, इसीलिए उसको एंटी कोडॉन कहते हैं। कैसे अभी पता चलेगा, लेकिन आप यहाँ पे समझने का काम कीजिएगा राइबोसोमल के इंटरनल स्ट्रक्चर, कि उसमें कौन कौन से साइट होते हैं और वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं और फिर कैसे वो एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी आपको बताया कि राइबोसोम जो होता है उसका स्ट्रक्चर 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक बड़ा और क्या, छोटा। तो यहाँ समझने का काम कीजिएगा कि राइबोसोम में 3 साइट होता है। कितने साइट, 3 साइट होता है। पहला ए साइट, दूसरा पी साइट और ई साइट। आपको एक चीज़ आ रहा होगा दिमाग में कि आखिर ए पी ई क्यों माने। आप ए बी सी तो मान सकते थे, एक्स वाई जेड मान सकते थे। नहीं मेरे भाई, इसलिए माने क्योंकि ए से उसका कुछ नाम है, पी से कुछ नाम है और ई से कुछ नाम है, और उसी नाम पे वो अपना काम मतलब करता है, उसी के ऊपर मतलब बेस्ड है। ठीक है, जैसे देखिए ए मीन्स क्या, एमिनोसाइल है ना, या इसको क्या कह सकते हैं, एमिनोसाइल साइट, या इसको क्या कह सकते हैं, एक्सेप्टर साइट है ना, यानी कि यहाँ से एक्सेप्ट करता है। पी साइड मतलब क्या, पेप्टाइडल साइड, मतलब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का कार्य करता है। ये मतलब क्या, एग्जिट साइड, मतलब ये क्या, बाहर निकलने का यहाँ से काम कर, जब सारा काम हो गया तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का वो काम करता है। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ समझने काम कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि AUG जो है उसको स्टार्ट कोडॉन के नाम से जानते हैं, स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, AUG स्टार्ट कोडॉन है और इसका अपोजिट क्या होगा, है ना, UAG होगा। ठीक है, तो समझने का कष्ट कीजिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये एंटी कोडॉन है ना, ये हो गया कोडॉन, ये हो गया एंटी कोडॉन। तो समझने का काम कीजिएगा कि यहाँ पे ए साइट है और ये क्या है, पी साइट है। तो ए साइट पे एमिनो एसिड, ये जो दिख रहे हैं जो ब्लू कलर का, ये एमिनो एसिड है, और पी साइड पे भी एमिनो एसिड है। और इस एमिनो एसिड का नाम दी है, एम से मेथियोनिन और वी से वैलिन। समझने का काम कीजिएगा, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना, वैलिन और क्या, मेथियोनिन। ये काम कैसे करते हैं वो समझने का काम कीजिएगा। इसका काम क्या है ना, ये जो पी साइड जो है यहाँ पे, ये काम करता है कि एमिनो एसिड को प्रिंग करने का काम करता है। ठीक है, वो लाने का काम करता है। तो ये फर्स्ट सिनोरिया है और ये सेकेंड सिनोरी में क्या है, समझने का काम कीजिएगा कि ये जो आपका मिथुनिन जो है वो क्या करता है कि ये अपने साइड से हटकर ये वैलिन में अटैच हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। जैसे आपने सेकंड सिनोरियो में देखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है काम समझिएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले जो था है ना, उसमें ये डिटैच हो गया है। ठीक है, कौन, मिथुनिन किसमें, वैलिन में अटैच हो गया और ये खाली छूट गया। जैसे खाली छूटा तो फिर इसमें आएगा और यहाँ से ये छलांग लगाएगा, है ना, कर लेगा एग्जिट से। यहाँ पे देखिएगा ये पी साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर जो जुड़ा, तो जो जुड़ रहा है ना, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे यहाँ पे। और धीरे धीरे जो जुड़ते रहेगा उसे पेप्टाइड चेन के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, और जहाँ पे छूटा तो ये क्या हुआ, प्रिंग कर गया, क्योंकि पहले इस पे कौन था, इस पे मेथियोनिन था, और ये इससे हटकर वैलिन में जाकर ये वैलिन एमिनो एसिड में जाकर ये मेथियोनिन अटैच कर गया। तो इसका कोई काम नहीं रहा और फिर यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, तो इसी पर और फिर क्या हुआ, ये नया आया, ये एक्सेप्टर है ना, फिर नया एक्सेप्ट किया और इसी प्रकार से ये नया एक्सेप्ट करेगा, जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, यानी कि प्रोटीन बनाएगा, और इसी प्रकार से वो काम आगे वो करते रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन जो था हमारा राइबोसोम का, अब नेक्स्ट हमारा गोल्जी उपकरण का होगा, तो आप इंतजार ज़रूर करेंगे और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।